नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दस्तक एक बार फिर से आ चुकी है और इस दस्तक से अब आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यह कोरोना अपने कहर से लोगों को परेशान कर रहा है, सरकार को परेशान कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र, दिल्ली समेत तमाम जगहों पर अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने अफसरों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कड़ाई करने का आदेश दिया है। बुधवार को कोरोना प्रभावित 13 जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए योगी ने कहा कि मास्क न लगाने वालों पर अब जुर्माना लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग मानने को न तैयार हों तो उनका चालान करें और दुकानें सील कर दें। समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं, वहां के डीएम अगर चाहें तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। योगी ने कहा कि निगरानी समितियों और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उपयोगिता बढ़ाई जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का ज्यादा प्रयोग किया जाए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं या जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में छुट्टी के संबंध में डीएम स्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुल कोविड टेस्ट में कम से कम 50% टेस्ट आरटीपीसीआर तरीके से किए जाएं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था और भी प्रभावी की जाए। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से विशेष ट्रेन भी संचालित होंगे। ऐसे में गोरखपुर, गोंडा, बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ सीएम योगी खुद बढ़ते संक्रमण वाले जिलों में जाकर अधिकारियों से समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज, वाराणसी और आज गोरखपुर में सीएम ने बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों संग बैठक की है और बैठक के जरिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा है और इसी को लेकर तमाम सावधानियां, सतर्कता और इसी के साथ ही साथ आम जनता के बीच में जागरूकता फैलाना भी बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। संक्रमण फैल रहा है, जनता मुश्किल में है, परेशान है, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं क्योंकि सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त एसदेव, जो कि सीनियर डॉक्टर है, वो जुड़े हुए हैं। विजय उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और इसी के साथ ही साथ सुशील कुमार, हमारे सहयोगी गोरखपुर से लाइव है। इन सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल इस परिस्थितियों में क्या कुछ करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एसदेव जो डॉक्टर है उनके पास यहां पर आना चाहूंगा। एसदेव जी, अगर हम बात करें तो आप भी लगातार तमाम परिस्थितियों को देख रहे हैं, उनसे रूबरू हैं कि संक्रमण फैल रहा है, जो संक्रमितों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमने देखा बीते कुछ महीनों में संक्रमण कम थे, लेकिन अचानक से ये जो आंकड़े हैं वो लगे हैं आसमान को छूने। वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, जो वजह है कहीं कहीं से हमारी सामाजिक रूप से लापरवाही एक हो सकती है। ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि ये कोरोना का नया स्ट्रेन है, ये है जिसको नया वेरुलेंट कह सकते हैं, क्योंकि वायरस का तो वेरुलेंट ही कहेंगे। और अभी जो हम लोगों ने देखा है, इसमें केवल एक ही स्ट्रेन नहीं है। ये जो इसको म्यूटेंट है, ये 2-3 तरह के हैं जो हमारे अभी क्लिनिक उसमें हम लोग हॉस्पिटल में देख रहे हैं। तो इसके स्ट्रेन 2-3 तरह के हैं, इसीलिए कभी कभी आरटीपीसीआर में ये पॉजिटिव नहीं आते हैं, फिर दोबारा जब कराते हैं तो उसमें पॉजिटिव आते हैं। और कई बार ऐसा होता है पॉजिटिव नहीं रहते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स सारे चीज़ें होती हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन उसमें कम होता जाता है, लंग में उनके निमोनिया रहती है और सारे सिम्टम्स में रहते हैं। तो जो नया म्यूटेंट जो है, ये आरटीपीसीआर में कभी कभी जो है वो नहीं आता, इसको फॉल्स नेगेटिव हम कह सकते हैं। और ये एक ही तरह का नया म्यूटेंट नहीं है, 2-3 तरह के हैं, जैसा हमें क्लिनिकल अपने हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। लापरवाही इसमें अपनी एक सामाजिक लापरवाही तो हम कह भी सकते हैं, क्योंकि जो ये एक तरह से कहा जाए छुआछूत की बीमारी है। सीधे से छुआछूत से भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इसमें होती है।
और ये छींकने से, खांसने से, सांस से ये आप पास में आ सकती है, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं जाती है, 1 मीटर 2 मीटर के अंदर ही रहती है। इसलिए हमें इसके बचाव, जो हमने बचाव बीच में छोड़ दिए थे, पहले तो हम ये भी कहें, पहले भी बचाव बहुत अच्छा नहीं किए थे लोग, और इधर बीच में जब से लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ, थोड़े केसेस कम आने लगे, लोग और भी उसमें लापरवाह से हो गए। उन्होंने कहा, सोचा कोरोना अब जा ही रहा, तो जाते आते भले ही थोड़ा मोड़ा है, लेकिन अब जा ही रहा है, अब ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन ये तुरंत अपने जब नए स्टेन में आया, नया म्यूटेंट होगा, नया म्यूटेंट स्टेन में आया, तो उससे लोग अलर्ट नहीं थे। तो सामाजिक दूरी बनानी, एक दूसरे से पास में रहना, बाज़ारों में जाना, मॉल खुल जाना, पिक्चर हॉल खुल जाना, और कहीं न कहीं से दूसरे तरह से जो मैसेजेस आने लगे, क्या कहते हैं, एक तरह से कि भाई ठीक है, अब हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई जीत ली, एक तरह से मैसेज है कि सब कॉन्शियस लेवल में आना शुरू हो गया। बोला अब तो जीत ही गए हैं, अब केवल इतने बाकी है, हमें झंडा गाड़ना रह गया है। तो झंडा गाड़ने से पहले तो दूसरी सेना आ गई यहाँ पे कोरोना की। अब उसके चपेट, क्योंकि तैयारी तो हमारी थी नहीं, हम तो ये समझ रहे थे हम तो लड़ाई जीत गए हैं, ऐसा तरह तरह से बयान भी आने लगेगा मीडिया में, जगह जगहों में, चीज़ों में, लोगों के द्वारा। और तो जब जीत गए हैं तो जीत खत्म ही हो गई ये बात। इससे लापरवाही बढ़ गई, लापरवाही इस तरह से बढ़ी, लोगों में शादी ब्याह करना शुरू कर दिए, बड़े बड़े पार्टियां करने शुरू कर दिए, स्कूलों में अपना फंक्शन करना शुरू कर दिए। जो प्रोटोकॉल कोरोना के उन्होंने पालन करना बंद कर दिया। एक बार हमने इसी चैनल से एक अपना प्रोग्राम भी आपके माध्यम से किया था, जिसमें एक स्कूल में दिखाया गया, तो उन्होंने पूरी तरह से जैसे सब चीज़ नॉर्मल हो गया है, फंक्शन हो रहे थे, डांस हो रहे थे, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे। ठीक है, स्कूल कॉलेज खुले जाना चाहिए, प्रोटोकॉल पूरा करते हुए करना चाहिए, लेकिन जो नेसेसरी है वो उतनी ही चीज़ें करनी चाहिए। शादी ब्याहों में तमाम निमंत्रण आने लगे, एक आध दो एक जगह तो हम लोग भी गए, देखा तो वहाँ पे कहीं किसी तरह के जैसे लगा सामान्य सी चीज़ें हो गई हैं। वहाँ गए किसी तरह से जाके, जो भी फॉर्मेलिटीज हो गई पूरी करके हम तो लौट आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा लग रहा था कि अब खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो 1 बजे ये भी रही है। ठीक है, तो फिर से हमें अब ये जो नया मैं आऊँगा आपके पास, स्टेन है। ठीक है विजय जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं यहाँ पर। डॉक्टर यशदेव का ये कहना है कि कहीं ना कहीं तमाम लापरवाहियाँ हुई हैं सामाजिक नज़रिए से, और इसी के साथ ही साथ सरकार की तरफ से कहने की कुछ नाकामी और कहने की कुछ ऐसी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से आज ये जो संक्रमण है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या ऐसा है? क्या जो सरकार है वो प्रॉपर तैयार नहीं थी? देखिए, इसमें किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग सामान्य जीवन में वापस आ गए थे और लापरवाही कर रहे थे। लापरवाही शब्द तो तभी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना, जब कोरोना फिर से वापस आ गया। हो सकता है तब तो ये पता नहीं था कि कोरोना आएगा कि नहीं वापस आएगा। लोग ये मान चुके थे कोरोना जा चुका है या जा रहा है, और किसी चिकित्सक ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट नहीं किया कि नहीं कोरोना आने वाला है, आप लोग पहले जैसी ही सावधानी बरतिए। हाँ, जब कोरोना वापस आ गया, डेथ शुरू हो गई और ढेर सारे शहरों में ढेर सारे लोग संक्रमित होने लगे, तब लगा नहीं वो तो लापरवाही थी। उस समय लापरवाही नहीं थी। लोग अर्थव्यवस्था की अपनी गतिविधियां, परिवार की गतिविधियां के सामान्य जो जीवन है उसमें वापस आने की कोशिश कर रहे थे। पूरे 1 साल का जो तनाव था, अनिश्चितता थी, और जो नुकसान आर्थिक हुआ लोगों को, बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ, वो सारी चीजें रिकवर करने की कोशिश में थे लोग। तो ये नहीं कहेंगे हम कि वो लोग गलत थे, क्योंकि किसी ने अलर्ट नहीं किया। अगर उस समय किसी ने अलर्ट किया होता तो हम मानते कि ठीक है, अलर्ट वो कर रहे थे, फिर भी लोगों ने लापरवाही करी। कोरोना का जो इसके जो वैज्ञानिक पहलू ढेर सारे हैं, लेकिन आम आदमी जो समझ रहा है, जो मैं लोगों से बात करके समझ रहा हूँ, जो विशेषज्ञ कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और दुनिया भर में क्या हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी लोगों को डाउट होता है कि ये जो जांच है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन है, तो बैक्टीरिया और वायरस तो तरह तरह के है ही हैं, जुकाम लोगों के होते ही हैं, लेकिन ये जो जिन लोगों को किडनी या शुगर की गंभीर बीमारी है या हार्ट की गंभीर बीमारी है, उन लोगों की डेथ है। अब एक चीज और, अगर हमारे जो चिकित्सक हैं वो आंकड़े ले आ पाए कि मार्च 2019 से 20 से और मार्च 2021 तक के दरमियान 1 साल में जितनी डेथ हुई हैं, क्या पिछले सालों में डेथ की जो संख्या थी उससे ज्यादा है कई गुना, या उसके आसपास ही है?
तब बात समझ में आएगी कि वास्तव में कोरोना का क्या इम्पैक्ट रहा या नहीं, देखिए कोविड-19 देखिए का क्या आंकड़े इम्पैक्ट आंकड़े रहा। जो हैं वो लगातार तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी लगातार तमाम जनता को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी लोग इस वायरस से बचें डॉक्टर तो और सभी चेहरे पर कंफ्यूज मास्क हैं। जो है वो जरूर लगाएं। ठीक है विजय जी, मैं हर डॉक्टर से आऊंगा बात आपके करिए, पास, हर आऊंगा डॉक्टर मैं अलग आपके बात पास। करता है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशील के पास। सुशील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस कोरोना को लेकर, क्योंकि ये वायरस, ये दूसरी लहर जानलेवा है और आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार की चुनौतियां बढ़ रही हैं। देखिए सचिन, निश्चित रूप से कोरोना का ये जो दूसरा स्ट्रेन है, यानी ये दूसरी लहर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही इसके बढ़ने की जो है संख्या शुरू हुई, संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा, सरकार तुरंत अलर्ट हो गई और सरकार ने लगातार जो है टीम 11 की बैठक शुरू कर दी। और इस टीम 11 की बैठक में तमाम जो है पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाने लगा कि किस तरह से किन किन शहरों में, किन प्रदेशों में किस तरह से ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। अब ऐसे में केवल उत्तर प्रदेश या गोरखपुर आसपास की बात कर ले तो प्रयागराज और बनारस सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और तमाम और जगह भी हैं, कानपुर, गोरखपुर। अब गोरखपुर की अगर बात करें तो महज 3 से 4 दिनों में संख्या 300 तक के पहुंच गई है। ये जो यानी जो संख्या 30-40 तक थी वो महज 3 से 4 दिनों में 300 तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर के खुद जाकर के जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें जिला अधिकारी, कमिश्नर, जिले के कप्तान और स्वास्थ्य महकमे यानी सीएमओ और एडी हेल्थ जैसे तमाम अधिकारी वहां मौजूद रह रहे हैं। उन सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और समीक्षा बैठक किया जा रहा है कि क्या वजह है कि ये संक्रमित की संख्या में जो है इजाफा हो रहा है और इस चैन को कैसे तोड़ा जाए। तो इस पूरे मसले को लेकर के विचार विमर्श हुआ है। आज भी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सदर सांसद जो है रवि किशन के साथ 4 जिलों के जो सीएमओ थे, कमिश्नर थे और जिले के आईजी और डीआईजी के साथ एडीजी भी मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे पहलुओं पे विचार विमर्श किया गया। 1-1.5 घंटे तक पूरा मंथन हुआ है और साफ तौर पे ये निर्देशित भी किया गया है कि अगर जिस एरिया में ज़्यादा संख्या बढ़ रही है तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए, उस एरिया को सील कर दिया जाए और गोरखपुर में अगर ज़रूरत पड़े तो नाइट का कर्फ्यू लगाया जाए। इन सब जो पहलू है उसकी शुरुआत कर दी गई है ताकि जो ये चैन है, इस चैन को हम ब्रेक करने में कामयाब हो सके। क्योंकि पिछली बार जब लगातार संख्या बढ़ा था, उसमें इजाफा हुआ था, तो इसका एकमात्र कारण था कि चैन को इसको कैसे ब्रेक किया जाए। जब चैन ब्रेक होगा तब जाकर के इस बीमारी पे हम धीरे धीरे नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे चिकित्सक और एक और हमारे गेस्ट ने बताया कि जिस तरीके से जब वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों के अंदर जो एक डर था वो डर धीरे धीरे खत्म हो गया था कि अब वैक्सीन आ गया है, अब हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे, हमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये निर्देशित किया जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी जब तक एक एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाता है तब तक हमें मास्क भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना पड़ेगा और सैनिटाइज भी हाथ को करना पड़ेगा, हाथ को धोना पड़ेगा और इन सब भीड़ भाड़ जगहों से बचना भी पड़ेगा। लेकिन शायद लोग इस चीज को भूल गए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और धीरे धीरे संख्या लगातार एक बैग तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल, तो कहने के तमाम खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। और ये पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी जिक्र किया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और चेहरे पर मास्क जो है वो बेहद जरूरी है और आपको रखना ही होगा, क्योंकि अगर आपको इस वायरस से बचना है तो आपको सामाजिक दूरी बनानी होगी और खास तौर पर जो तमाम प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसका पालन भी करना होगा। लेकिन ऐसे में ये अगर बात करें यशदेव जी, तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, सरकार की तरफ से लगातार ये आदेश दिया जा रहा है कि जहां पर भी आपको जिस एरिया में संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर कंटेनमेंट जोन जो है उस पूरे एरिया को आप कर दे घोषित। लेकिन ऐसे में क्या नाइट कर्फ्यू सॉल्यूशन है इस संक्रमण को रोकने का? क्या है सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है? जी, बहुत से लोगों ने कहा साहब नाइट में, हमसे भी कई लोगों ने पूछा, लोगों ने साहब नाइट कर्फ्यू के क्या औचित्य है, दिन में लोग ज़्यादा निकलते हैं, नाइट में वैसे कम निकलते हैं, चीज़ें ऐसी रहती हैं। लेकिन औचित्य है, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो नाइट में ही होते हैं। मास गैदरिंग नाइट में ही होती है। दिन में जो होती है ठीक है, बाजारों में होती है, मॉल में होती है, चीज़ों में होती है, तो वहाँ पे लोग अपना प्रिकॉशन लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ पार्टियाँ होती हैं वहाँ पे इस तरह से चीज़ें आप प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर सकते हैं। खाना है तो वो मास्क खुला हुआ है, चीज़ें हैं तो हम खुला हुआ है, कहीं आपको जो है रात में किसी भी तरह की चीज़ें, वहाँ तो नाइट कर्फ्यू इसमें सही बात है। वहाँ पर अगर 1 या 2 आदमी इन्फेक्टेड रहा तो ढेर सारे लोग पूरे मास्क को कर सकता है। तो नाइट कर्फ्यू का वजूद ज़रूर है, क्योंकि
बहुत अनिश्चित काल तक हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। अभी जो विजय जी ने जैसा कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जैसे लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी शुरू की, काम का धंधा शुरू किया, चीज़ें करनी शुरू की, लेकिन ठीक है अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं था। जैसा कि कहा कि नया स्ट्रेन आएगा, ये तो बात बहुत शुरू से हम लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं था नहीं कह रहे थे न्यू स्ट्रेन, क्योंकि म्यूटेशन होता रहता है, ऑटोमेटिक म्यूटेशन में होता था। एक चीज़ मैं और बताऊँ, वायरस जो भी है ये इमॉर्टल होता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, इमॉर्टल होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है और ख़त्म होगा भी नहीं। ये जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसी समय ये एक्टिवेट होता है, और ये दो तरह की चीज़ें करता है। एक्टिवेट होता है, पैथोजेनिक होगा, ये पैथोजेनिक नहीं होगा। और पैथोजेनिक अगर होगा तो किस स्पीसीज में होगा, जैसे ह्यूमन स्पीसीज में है कि नहीं है, मंकी स्पीसीज में होगा कि नहीं होगा, फिर दूसरे स्पीसीज में होगा कि नहीं होगा। और ह्यूमन में भी बहुत ही सिलेक्टिव होता है, जैसे हम कुछ कैकेक्शन में कहीं ज़्यादा है, निग्रोज में एक अलग तरह का स्टेन है, वो अलग तरह से वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनका डीएनए स्ट्रक्चर ही दूसरा होता है। और ये एक आरएनए वायरस है। ये कोविड-19 कोरोना का नया म्यूटेशन था, और ये नया इस समय आ रहा है। इसमें एक नहीं, मुझे लगता है 2-3, तो मुझे ऐसा अलग अलग प्रेजेंटेशन के हिसाब से जब हम लोग हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट देखते हैं अपने क्लिनिकल असेसमेंट के हिसाब से, ऐसा लगता है कि म्यूटेशन के 2-3 स्टेन बन गए हैं। और स्टेन क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको टेक्निकल चीज में बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि इसमें जो डीएनए होता है वो जो है डबल चेन की होती है, आरएनए जो है सिंगल स्टेन आर्म की होती है। लेकिन इसमें उतनी चीजें होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये न्यूक्लियस में इनके जो है जब तक ये चार्ज नहीं होता है दोबारा, जैसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशन कैसे आती है, अगर ये किसी होस्ट में गया, होस्ट में जाने के बाद सेल में पेनिट्रेट करेगा, फिर मैसेंजर आरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होते हैं, इस तरह कई होते हैं, वो उनको जाके मेमोरी में कन्वर्ट होते हैं। जब जाके न्यूक्लियोटाइड से अपने दूसरे बिरादरी के जो मतलब होस्ट बिरादरी में जब जाते हैं और वहां से मैच कर जाते हैं, तब ये जो है अपने वहां पे ये एक्टिवेट करते होते हैं। ठीक है, फिर उनको जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा होता है। अगर वहाँ जाके ये अगर अंदर पहुँच के ये वहाँ पे इसको मैच नहीं करते हैं तो थोड़ी देर तक हल्का सर्दी बुखार जुकाम रहेगा और वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज जो है, इसमें स्पीसीज टू स्पीसीज है, ये वेरी करेगा। ठीक है, जैसे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए उपाध्याय आपके जी, देश में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर साउथ डॉक्टर साहब एशिया बता में रहे हैं कि तमाम यहाँ पर कुछ टेक्निकलिटी उन्होंने बताई है और इसी की वजह से अभी जो वायरस है वो और खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि जनता खुद अलर्ट है। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूँ। पिछले 5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ लोग सेल्फ कर्फ्यू लगाए हुए हैं। सड़क पर जो सामान्य तौर पे ट्रैफिक हुआ करती थी उसकी 1/3 ट्रैफिक ही दिख रही है। बहुत कम समय में थोड़ी ज़्यादा होती, 50% तक पहुँचती है। आमतौर पर लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनसे एक सवाल जरूर पूछ लीजिए कि जब इतने तरह के स्ट्रेन है और इतने तरह के म्यूटेशन है तो ये वैक्सीन हम लगवाएं या न लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन क्या मल्टी म्यूटेशन वाले वायरस को पे कारगर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतने बड़े सवाल से तो पूरा वैक्सीनेशन ही सरकार का सवालों के घेरे में है कि जब इतने स्ट्रेन चल रहे हैं तो किस स्ट्रेन पे ये वैक्सीन प्रभावी होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हम तो ऐसे जानते हैं कि ज़्यादातर जितने चिकित्सा विशेषज्ञ हैं करीब सबके अपने अध्ययन अलग हैं और सबका, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसमें दवा नहीं बनी और वैक्सीन बन गई। ठीक है विजय उपाध्याय जी, इसका जवाब हम लेते हैं। डॉक्टर यशदेव जी, जरा आप बता दें कि जितने भी आपने तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया, क्या इन तमाम बीमारियों पर, इन तमाम स्ट्रेन पर ये जो वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध कराई जा रही है क्या वो कारगर है? जी हाँ, एकदम मैं कह रहा हूँ वैक्सीन जरूर कारगर है, क्योंकि ये कोरोना का ही एक म्यूटेंट फॉर्म है ये। तो जब भी एंटीबॉडी बनते हैं, अब आपको एंटीबॉडी के बारे में अगर हम थोड़ा सा इसके बाद में बता देते हैं, बिल्कुल। तो अभी आप देखेंगे जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी थी वो भी इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनमें एंटीबॉडी की ये क्वांटिटेटिव जो होती है और क्वालिटेटिव, दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर एक जो वायरल लोड है, जितना वायरस है उसके हिसाब से अगर एंटीबॉडी नहीं बने हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे बहुत से लोग डॉक्टर्स हैं और लोग भी हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई, 2 डोज लगाए, 3 हफ्ते बाद वो पॉजिटिव हो गए। हमारे बीसी हैं KGMU के, वो पॉजिटिव हो गए।
बलरामपुर हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है वो उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, वो लोग पॉजिटिव। तो निश्चित यह है वो स्पेसिफिक जो है जो कोविड-19 थी उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी उसमें इफेक्टिव थी। नया म्यूटेशन जो आया है, जो दूसरे नए म्यूटेशन आते हैं उन पे कितनी कारगर होगी अभी वैज्ञानिकों का कोई आंकड़ा अभी इसमें नहीं आया है और हमारे पास नहीं पहुंचा है। ठीक है। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं अपने आपके चैनल के माध्यम से और विजय जी को भी जो है बताना चाहते हैं, एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है। अगर शॉर्ट इन्फेक्शन आपका हो रहा है, सब कुछ आपको हल्का सा हो गया और वायरल लोड ज्यादा नहीं रहा, वायरल लोड ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ठीक है। अगर हल्का इन्फेक्शन रहा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बहुत ही स्पेसिफिक बन जाएगी आपके शरीर में। ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडी जो बनती है बहुत ही बनाने कुल मिलाकर आप वैक्सीन ले सकते हैं क्योंकि ये कारगर है और ये वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको ये दोबारा कोरोना होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी उपचार जो है कहीं हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अगर बात करें यहाँ पर तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुशील कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी हमने दी और बड़े ही विस्तार पूर्वक से आपने तमाम जानकारियां दी और कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें अब स्पष्ट होती हुई इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि लगातार वायरस बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है, लेकिन आपको सरकार पर करना है भरोसा और आपको वैक्सीन जरूर लेनी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।